हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे फॉर टर्म 1 मैथ्स। दो वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड भी किया हुआ है। आज सेट नंबर 3 करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर प्रोटेक्टर हुज रेडियस इज आर इज क्या होगा। मतलब एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। अब सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर मतलब जो प्रोटेक्टर हम नॉर्मली यूज करते हैं डेली लाइफ में, जिसमें 180 डिग्री तक हमारा एंगल रहता है, वो सेमी सर्कुलर है। वो पूरा सर्कल नहीं है, हाफ सर्कल है। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी सेमी सर्कल का पूरा कंप्लीट पेरीमीटर हमें पूछा है, तो उसका पेरीमीटर हमें पूछा है। अब देखिए, एक सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस होता है क्या, वो आपको पता है, आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट सर्कल है जो मैंने आपको यहाँ पे फिगर दिखाया है, ये वाला फिगर। अब सेमी सर्कल में यहाँ पे क्या बताने जा रहा है इस सर्कल का, कि ये लाइन, ठीक है, ये लाइन के कोई भी पार्ट, मतलब अगर हम जैसे हम सेंटर में लेते हैं, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे 0 डिग्री रहता है और यहाँ पे 180 डिग्री रहता है, तो आप ऐसे प्रोटेक्टर यूज करते हैं। तो मान लीजिए कि ऊपर का पार्ट का बस सेमी, ये सर्कमफेरेंस निकालना, पेरीमीटर निकालना, ठीक है। तो ये किस चैप्टर का है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। नेक्स्ट, अब हमें अगर ये एरिया निकालना है, हम अगर बस सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालेंगे, तो हमें बस ये बाउंड्री का, ये बस बाउंड्री का, जहाँ से मैं ये अपना पेन ये चला रहा हूँ, ये नेप, ये बाउंड्री का हमें लेंथ मिलेगा। लेकिन हमें पूछा है क्या, पूरा पेरीमीटर, मतलब ये बाउंड्री का लेंथ प्लस ये वाला लेंथ। अब ये वाला लेंथ क्या है, ये सेंटर है, तो ये एक आर है, ये और एक आर है, तो ये टोटल लेंथ क्या है, 2r का वैल्यू है, प्लस हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। हाफ क्यों, क्योंकि पूरा सर्कल तो है नहीं, हाफ सर्कल का सर्कमफेरेंस है, तो हाफ इंटू 2 पाई आर। आर क्यों, क्योंकि रेडियस आर दिया हुआ है, कुछ और दिया रहता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हम आर की जगह वो लेते हैं, प्लस 2r। ये कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा पाई आर प्लस 2r। ये हमारा आंसर है, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर प्लस डी, अगर दिखा रहेगा डी जहाँ पे डायमीटर है, ठीक है, तो डी का वैल्यू होता है 2r, वो भी हो सकता है। ठीक है, आप कैसे भी लिखे, आप एग्जामिनर जैसे सजाएंगे वैसे करिए, लेकिन कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। पूछा गया है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी किस रेंज में आता है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, अगर आप ये सवाल कर लेते हो, सिंपल भी है, तो आपका कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो जाएगा। देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, या तो एकदम नहीं होगा कोई चीज़, या तो एकदम नहीं होगा। ठीक है, मान लो कि मैंने बताया कि एक डाई है, डाइस, उसमें 6 आउटकम्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। आपको बोला कि यहाँ पे कितने में 7 आ सकता है, आप 6 बार फेंकेंगे, 7 कितने बार आ सकता है, तो 7 एक भी बार नहीं आ सकता 6 बार में से, तो आंसर क्या होगा, 0। तो जो चीज कभी हो ही नहीं सकता वो हमेशा क्या होगा, 0। नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है, वो होगा ही नहीं। और जो 100% आएगा, ठीक है, मतलब मैं आपको बता दिया कि 1 to 6 से नंबर कितने बार आ सकते हैं, तो सारे 1 to 6 से नंबर एक बार करके आएंगे। कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4, कभी 5, कभी 6, ऐसे 6 बार 6 नंबर्स आएंगे। तो ये क्या होगा, 6/6 इज इक्वल टू 1। मतलब 100% ऐसे आपको नंबर्स मिलेंगे ही मिलेंगे जो 1 to 6 के अंदर आएंगे। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है, वो हमेशा क्या होता है, 0 के इक्वल भी होता है और बड़ा भी होता है, 0 से बड़ा, और 1 के इक्वल या उससे छोटा होगा। ठीक है, मतलब या तो कंप्लीट होगा या तो उससे छोटा होगा, फ्रैक्शन में आएगा कुछ, 1/4, 1/6। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 3 कितने बार आ सकता है, तो 3 एक बार आ सकता है 1/6। तो क्या हुआ, 0 से बड़ा हुआ लेकिन 1 से तो छोटा हुआ ना। तो ऐसे या तो रेंज में मिलेंगे फ्रैक्शन में, जो कि 0 या 1 के बीच में होगा, या वो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी का जो ये आंसर है, ये वाला होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या इनके बीच में हो सकता है। 0 होगा तो कभी पॉसिबल नहीं होगा, 1 होगा तो 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ये ट्रायंगल्स चैप्टर का सवाल है। बताया गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे b = 90 डिग्री है। तो चलिए, ये a है हमारा, ये b है,
ये सी है। अब यहाँ पे एक एंगल है जो कि 90 डिग्री का है, ठीक है, ये तो हमें पता है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मुझे बताया गया कि बी डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू ए सी। तो बी डी अगर मैं एक ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ तो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर टू ए सी है, ठीक है। अब ए सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ से अगर शुरू हुआ तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मतलब ये है 3 सेंटीमीटर, सॉरी, ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मतलब ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। देन बी डी इज इक्वल टू वाट, अगर ये 3 सेंटीमीटर हुआ, ये टोटल 9 सेंटीमीटर हुआ, ये कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ये आपका पहला ऑब्जर्वेशन है। अब बी डी का वैल्यू पूछे, मतलब ये बी डी का वैल्यू पूछा है, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला है। कभी भी अगर आपको ऐसा राइट एंगल दिखे जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है कॉमन वर्टेक्स से, मतलब राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज में, ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो है बी डी। बी डी कौन सा? जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ये वाला। बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी, मतलब अब तो ए सी में जब ये परपेंडिकुलर हुआ है दो भागों में बट गया है, ए डी और डी सी, सो ए डी इंटू डी सी, और एल्स बी डी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए डी इंटू डी सी, ठीक है। तो फॉर इन दिस केस, अब इसका देखो एक प्रूव है, लेकिन प्रूव आपको मैं इसलिए नहीं कर रहा, अभी आपका एमसीक्यू का क्वेश्चंस आएंगे, आप डायरेक्टली फॉर्मूला है इसको रिमेंबर कर सकते हैं। फर्दर अगर हम कभी पढ़ें, हमें मौका मिला तो हम प्रूफ जरूर करेंगे इसका। इसका प्रूफ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं प्रूफ भी आपको करवा दूंगा कभी। ए डी, यहाँ पे हम ए डी लिखेंगे, ए डी का वैल्यू क्या है 3, सी डी का वैल्यू हमने निकाला 6, इसका रूट ओवर आएगा बी डी 18। अब 18 का मतलब क्या होता है 9 इंटू 2, ठीक है, मतलब 9 का एक बार रूट और 2 का एक बार रूट, यही आएगा। अब 9 का रूट तो हमें मिल जाएगा 3, और 2 बेचारा रूट नहीं निकाल पाएगा तो उसको 3 रूट 2 लिख सकता हूँ। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, 3 रूट 2 सेंटीमीटर कहाँ है? इधर। तो इतना समझाने के बगैर आप डायरेक्टली कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये किसका क्वेश्चन है ये हम देख लेते हैं। ये आपका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x plus 5y is equal to 3 और 6x plus ky do not have a solution if k का वैल्यू तब क्या या क्या नहीं होना चाहिए। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन तभी होता है, मैंने बताया था, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सॉल्यूशन। अब तीन चीजें हो सकते हैं, एक तो कहीं पे इंटरसेक्शन कर गया, एक के ऊपर और एक लाइन, ठीक है, दो लाइन एक के ऊपर एक, तो बहुत सारे सॉल्यूशन, क्योंकि हर एक पॉइंट एक एक सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये वाला, ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ये वाला, ये वन, ये टू, और थर्ड वाला पैरेलल, नो सॉल्यूशन, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये आगे बढ़ेगा तो कभी टच नहीं करेगा, पीछे बढ़ेगा तब भी कभी टच नहीं करेगा। तो ये तीन चीजें हो सकते हैं कंसिडर। अब तीनों में से यहाँ पे कौन सा कंसिडर हमें बताया गया है? नो सॉल्यूशन, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस थे। अगर कभी पैरेलल लाइंस थे तो क्या यहाँ पे इक्वेशन में कैसा प्रॉपर्टी फॉलो होगा? ये वाला, मतलब a1 बाई a2, a1 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c2 है, ये c1 है। आप खासकर इसको 3 को इधर लेके आके -3 और इस 8 को यहाँ पे लेके आके -8 भी कर सकते हैं। अदरवाइज वहाँ पे रेशियो ही आना है तो रेशियो में वो माइनस माइनस प्लस प्लस जो भी आएगा वो कट जाएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे लेके आ सकते हैं, तब यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी आप कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर मेथड है आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। सो a1 बाई a2 क्या है? a है 3, a2 है 6, फिर b1 बाई b2 क्या है? 5 बाई k इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, 3 बाई 8, मतलब -3 क्यों लिया? मैं यहाँ पे लेके आ गया, मैंने कंसिडर कर लिया, बिना भी ले सकते हैं, यहाँ पे नहीं भी ले सकते माइनस। तो यहाँ पे पहला चीज तो k का वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, बस इतना से। तो k क्या हो सकता है?
3/6 इज इक्वल टू 5/k। ये वैल्यू 1/2 आ गया, ये 2 यहाँ पे जाएगा तो 10 होगा, तो k का वैल्यू होगा 10 इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखो अगर k का वैल्यू 10 आता है तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू -3/8, सो k का वैल्यू कैन बी 10। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आपको यहाँ पे k का वैल्यू यहाँ पे भी k हो सकता था, मतलब 3 की जगह k हो सकता था, तो आप यहाँ पे सेम ये इक्वेशन फॉलो करके लगा सकते थे। एग्जामिनर और क्या चेंजेस कर सकता था, ये कर सकता था कि आपको हैव अ सॉल्यूशन, डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन के बदले ये हैव अ सॉल्यूशन बता देता। तब आपको क्या करना पड़ता, a1/a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2, और मान लो यहाँ पे k का वैल्यू तो यहाँ था 5/k नॉट इक्वल टू 3/6, सो k का वैल्यू तब जाके नॉट इक्वल टू 10 होता, ये वाला आंसर होता। ठीक है, लेकिन अभी इसका आंसर क्या है, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द circumference ऑफ a circle increases from 2π to 4π then its area कितना इंक्रीज होगा, इज डैश दी ऑरिजिनल एरिया, ऑरिजिनल एरिया का कितना होगा, कितने टाइम्स होगा। ठीक है, तो पहला हमारा इस क्वेश्चन में कि किसका रेशियो दिया है, सर्कमफेरेंस का। तो मान लेते हैं कि सर्कमफेरेंस 1, पहला हमारा केस 1 सर्कमफेरेंस था 2π, सर्कमफेरेंस 2 फिर बदल के हुआ कितना 4π। गलती से भी ये माइनस करके 2π मत लिखिएगा, इसका रेशियो निकालिएगा। क्यों, क्योंकि इसका डबल करेंगे तभी ये 1:2 होगा ना। रेशियो कैसे निकालेंगे, 4π/2π, तो क्या होगा 2/1। अब अगर सर्कमफेरेंस का ये है, सर्कमफेरेंस कितना डायमेंशन का है, ये 1 डायमेंशन का है, मतलब लीनियर। सर्कमफेरेंस का क्या है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर या यूनिट, बस उसका यूनिट ही रहेगा। एरिया में क्या होता है, स्क्वायर यूनिट निकलता है, मतलब यूनिट का भी स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो इसको डायरेक्टली स्क्वायर कर दो, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया में चेंज आएगा वो कितना होगा, 4 टाइम्स। ठीक है, कितना आएगा 4 टाइम्स। अब यहाँ पे क्या गलती हो सकती है हमसे कि हम 4 - 1 करके 3 टाइम्स लिखते, वो गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे चेंजेस क्या हो सकते हैं क्वेश्चन में, ये आपको डायरेक्टली बोलते कि एरिया इंक्रीजेस फ्रॉम 2πr² टू 4πr²। तो सर्कमफेरेंस निकालो, C1 C2 निकालो, A1 A2 दिया गया, तो आप क्या करते हैं सेम 1 और ये 2, तो इसका रूट निकालते हैं, उल्टा करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर किया आपने, वहां पे आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो ये 1 होता, ये √2 होता, तब तो √2 टाइम्स बढ़ता। तो वैसे करके आपको चेंजेस कर सकता है यहाँ पे एग्जाम में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है a/b, टेन थीटा का वैल्यू निकालो। तो ये हमारा ट्रायंगल है जहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है। अब मैं मान लेता हूँ कि ये जो हमारा एंगल है ये थीटा है, ये 90 है। आप चाहे तो इसे भी मान सकते हैं, थीटा इसलिए मैंने माना ताकि मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ पे। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि थीटा का जो ऑपोजिट चीज़ है वो परपेंडिकुलर है, तो मतलब परपेंडिकुलर ये है, और इसका जो बेस है ये है आपका बेस, ये बेस है, ये कभी परपेंडिकुलर है इसका, और ये बेस है, ऑपोजिट में जो है वो परपेंडिकुलर। अब साइन थीटा का मतलब होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो कॉमन है, चाहे आप ये लो या ये लो या ये लो, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, ये तो आंसर दिया है a/b, तो ये a क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है साइन थीटा का, ये। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज b है। इसको निकाल सकते हैं हम, हाँ निकाल सकते हैं, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। अरे पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया था कि b² इज इक्वल टू a² प्लस, ये इसको अगर हम x मान लें, इस पूरे चीज को यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम x मान लें तो x का स्क्वायर, so x² is equal to b² minus a², therefore x is equal to b² minus a² रूट होगा। तो ये जो आंसर आएगा, इस बेस का जो वैल्यू आएगा, ये बेस हमारा बनेगा b² minus a² रूट होगा। और tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पे बेस क्या है, b² minus a² रूट होगा। ठीक है, b² minus a² रूट ओवर आपको कहाँ दिख रहा है, यहीं पे दिख रहा है, तो ये आपका आंसर बनेगा। फर्दर हम वेरीफाई कर लेते हैं, ऊपर में क्या आएगा a, तो a/b² minus a², सॉरी ये आएगा, ये वाला आंसर आएगा, दोनों में b² minus a² है,
ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। बी नहीं आएगा ऊपर, ए बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ पे कट गया है जो, ये ए स्क्वायर है, ठीक है, ये ए स्क्वायर, ये बेस है बी स्क्वायर। सो ए बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर इसका डी, डी आंसर होगा। और आप इसे इसमें क्या चेंजेस देख सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे बता दिया है थीटा का वैल्यू, और यहाँ पे बताया ये अल्फा है, और ये आपका 90, ये बताया ए, ये बताया बी, जो कि आप साइन थीटा का वैल्यू से निकाल चुके हैं। आपको पूछा है कि tan अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए, तो tan अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए भी आपको पहले तो ये तीनों साइड्स तो चाहिए ही, तो ये वाला साइड्स निकाल दो आप, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकल चुका है। अब tan अल्फा का वैल्यू क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर ये, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बेस, बेस क्या है इसका ए, सो ये तब आंसर हो जाएगा। ये आपको चेंजेस करके दे सकता है। अदरवाइज क्या चेंजेस हो सकता है कि यहाँ पे साइन की जगह कॉस दे दे, सेक दे दे, ये चेंजेस कर सकते हैं एग्जामिनर। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। नेक्स्ट फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, इसमें मैं दो चीज दिखाऊंगा, एक ट्रेडिशनल मेथड, एक कोई भी नया फॉर्म का मेथड है, ट्रिक मान लो कुछ भी। x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा और y इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब बोला x प्लस वाई करने के लिए, कर दो x प्लस वाई, x प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड में नीचे, यहाँ पे साइड में क्या है 2, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, 1 तो कहीं पे जाएगा ना, तो 1 भी आ जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस तो कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों में, 2 कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा तो कॉमन नहीं है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर करते हैं तो वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। तो ये 1 इंटू 2 हो गया प्लस 2, सो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3। ये एक मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें क्या और हो सकता है, इसमें ये हो सकता है कि हम डायरेक्ट कोई वैल्यू ले लें, मतलब थीटा का वैल्यू हम 0 और 90 ले लें और 45 ले लें, या फिर 30 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, ठीक है। और टेबल, टेबल जो हमारा टेबल जिसको पता नहीं है वो देख ले, टेबल फॉलो कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर अगर हम 0 मान लेते हैं थीटा का वैल्यू, तो ये होगा 0, ये होगा 0, ये होगा 1, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ जाएगा x प्लस वाई का, सॉरी ये 1 होगा, ठीक है, ये 0 होगा तो ये 1 होगा, क्योंकि कॉस कॉस 0 तो 1 होगा। तो x का, x प्लस वाई का जो वैल्यू आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3, तो x प्लस वाई करेंगे तो 3। 90 लेंगे अगर तो क्या हो सकता है देखते हैं, यहाँ पे 90 लेंगे तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा, तो 2 इंटू 1 2, ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 आएगा, तो y इज इक्वल टू 1। तो x पहले क्या हुआ अभी 2, और अभी y क्या हुआ 1, आंसर क्या हुआ 3। अगर 45 ले ले तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई रूट 2 होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 1। इसमें क्या आंसर आएगा, ये 2 2 कट जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 2 2 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, प्लस कर दो क्या आएगा 3, कुछ भी करो 3 आंसर आने वाला है। 60 30 लेके भी देख सकते हो, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड भी मैंने दिखाया, फर्स्ट मेथड ट्रेडिशनल मेथड था। नेक्स्ट मेथड को मैं बोलता हूँ वैल्यू पुटिंग मेथड, मतलब वैल्यू पुट करके। कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो जो आपको सही लगे। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस का क्या होता है 2 पाई आर माइनस रेडियस ऑफ द सर्कल बोला है 37, पाई का वैल्यू बोल दिया है 22 बाई पाई, 22 बाई 7। पूछा है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या है, मतलब 2 पाई आर का हमें वैल्यू भी पूछ लिया है, यही पूछा है, मतलब आर का वैल्यू पता नहीं है, वो निकाल के फिर 2 पाई इंटू 2 पाई कर लेना पड़ेगा। तो 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर माइनस आर इज इक्वल टू 37। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 44 आर माइनस 7, ये r इज इक्वल टू 37। मैं एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ, किसी को अगर लगे कि बहुत स्लो प्रोसेस कर रहा हूँ तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन ताकि सबको बेनिफिट हो इसलिए मैं पूरा बेसिक से दिखाऊंगा। एलसीएम भी दिखा दूंगा यहाँ पे 44
r माइनस 7r बाई 7 इज इक्वल टू 37। यहाँ पे आएगा 37r बाई 7 इज इक्वल टू 37। 37 कैंसिल क्यों, क्योंकि r करेंगे तो ये नीचे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये ऊपर जाएगा। 37 बाई 37 1, देयरफॉर r इज इक्वल टू 7 आंसर आएगा। r अगर 7 आया तो 2 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू कितना आएगा जो पूछा है, मतलब सर्कमफेरेंस ही तो पूछा है ना। 2 इंटू 22 बाई 7 और r का वैल्यू अभी निकला 7, 7 7 कैंसिल, आंसर आएगा आपका 44। यहाँ पे क्या चेंजेस हो सकते थे, बस r का वैल्यू पूछ सकते थे, यहाँ पे सर्कमफेरेंस का वैल्यू ना पूछ के एरिया का वैल्यू भी पूछ सकते थे आपको, और यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एरिया माइनस रेडियस ऐसे भी दिखा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चेंजेस हो सकते थे, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अगर 1 से लेके 10 जितने भी नंबर है, अच्छा बोथ इंक्लूसिव बताया है, 1 से लेके जितने भी नंबर है 10 तक, इंक्लूडिंग 1 and 10, बोथ इंक्लूसिव मतलब इंक्लूडिंग 1 and 10, तो ये ऐसा एक नंबर बताओ जो सारे नंबर इसे डिवाइड कर पाए, ठीक है। मतलब 1 भी डिवाइड कर पाए, 2 भी कर पाए, 3 भी कर पाए, उसे 4 कर पाए, 5 6 7 8 9 10, हर एक नंबर उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर पाए, और वो नंबर सबसे छोटा होना चाहिए, मतलब ऐसा भी उसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए कोई, वो नंबर ही सबसे छोटा लोएस्ट नंबर होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 1 का तो हम काट दो भाई, 1 का कुछ यहाँ पे नहीं होगा, 1 का तो 1 ही आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सारे नंबर्स को हम प्राइम में ले लेंगे, प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। इसका क्या आएगा 2, ये तो प्राइम है 3, ये भी प्राइम का फैक्टर करेंगे तो 2 का स्क्वायर, ये खुद भी प्राइम है 5, ये भी प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3, ये खुद प्राइम है 7, ये प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 का सॉरी 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 का स्क्वायर, ये करेंगे तो 2 इंटू 5, तो ठीक से लिख देता हूँ 2 इंटू 5, ये 10 का है, ठीक है। अब मुझे इसका लीस्ट नंबर निकालना है, तो पहला मेरा टारगेट होगा कि मैं हर एक नंबर को ठीक एक बार करके लिख दूँ। 2 3 क्या क्या नंबर है, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 7 आया है, 2 3 5 7 यही आया है, और कुछ तो नंबर्स है नहीं। अब इसका हर एक का हाईएस्ट पावर लिखूंगा मैं, बीच में सबका मल्टीप्लाई कर दूंगा और हर एक का हाईएस्ट पावर निकाल लूंगा, जो भी आंसर आएगा वही मेरा आंसर है। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 का पावर 1 स्क्वायर 1 3 1, तो हाईएस्ट पावर है 3 का, यही वाला हाईएस्ट पावर है, ठीक है। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे और कुछ नहीं, तो यहाँ पे स्क्वायर। 5 का हाईएस्ट पावर क्या है 1, यहाँ पे 1, तो हाईएस्ट पावर 1 ही है, और 7 का भी हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 8 इंटू 9 72, 72 इंटू 5 360, 360 इंटू 7 2520, ये आपका आंसर आएगा। अब लीस्ट नंबर पूछा है तो मैं इसे नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि ये 252 2520 इंटू 2 हो जा रहा है, ठीक है। तो यही सबसे लीस्ट नंबर होगा, तो आंसर विल बी सी। हालांकि इसे भी डिवाइड कर सकते हैं सारे नंबर, लेकिन लीस्ट पूछा है तो 2520 विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 bells rings at intervals of 4 7 14 minutes। हर एक 3 बेल है कहीं पे स्कूल में, एक बेल 4 मिनट के बाद रिंग होता है, एक बेल 7 मिनट के बाद रिंग होता है, एक बेल हर 14 मिनट के बाद रिंग होता है। अब हर एक बेल एक बार 6 बजे सारे बेल एक साथ रिंग हुए थे, फिर कब वो नेक्स्ट एक साथ फिर से रिंग हो गए। इसमें फिर से हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन का एकदम सबसे मतलब इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बेसिक क्वेश्चन है, आता ही है। या तो ऐसे दे देगा, या तो बोलेंगे कि रन कर रहे हैं फील्ड में, कब फिर से मीट करेंगे, इन्हें 4 मिनट लगता है, इन्हें 7 मिनट लगता है, और इसे 11 मिनट लगता है, तो 8 बजे मीट किया फिर कब मीट करेंगे, ऐसे भी बता सकते हैं। तो फिर से ये क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले इसका एलसीएम निकाल दो। 4 का पहले क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर, इसका तो खुद ही प्राइम है 7 1, इसका क्या प्राइम होगा 2 इंटू 7। सारे जितने भी नंबर है सबको लिख दो कि क्या क्या नंबर है, 2 और 7 ही है, और तो कुछ है नहीं। 2 का हाईएस्ट पावर स्क्वायर, 7 का हाईएस्ट पावर 1, आंसर क्या होगा 4 इंटू 7 28।
सारे क्या है मिनट्स में, तो ये क्या होगा मिनट्स में। 6 बजे रिंग किया है, फिर बाद में कब रिंग होगा 28 मिनट के बाद। तो 6 + 28, अगर 6 बजे रिंग किया है तो अगर फिर से और 28 मिनट्स ऐड कर दें तो कब रिंग होगा 6:28 में। 6:28 आपका आंसर। नेक्स्ट, what is the age of the father if the sum of the ages of father and son in years is 65 and the twice the difference of their ages in years is 50? ये आपका हुआ फादर, ये हुआ सन। पूछा है किसका एज, फादर का एज, ध्यान रखिएगा। फादर का एज, if the sum of the fathers and son age in years is 65, तो f plus s is equal to 65 and twice the difference of their ages in years, twice the difference मतलब f minus s और into 2 डिफरेंस का twice is equal to 50। ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, इससे पता चलता है कि f इज इक्वल टू f माइनस एस इज इक्वल टू 25। क्यों, क्योंकि ये 2 नीचे चला आएगा, इसे डिवाइड कर देगा 25 से, इस खाली हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो f माइनस एस इज इक्वल टू 25। ये आपका फाइनल f माइनस एस इज इक्वल टू 25। ऐसे क्वेश्चन कभी भी दिखे प्लस कर दो भाई, 2f s प्लस s और ये माइनस s 0, 65 25 90, f इज इक्वल टू 45। आंसर है 45। जैसे ये मेथड समझ में नहीं आया वो क्या कर सकता है, यहाँ से f इज इक्वल टू, यहाँ से f इज इक्वल टू 65 माइनस s कर सकता है और ये f का वैल्यू इस यहाँ पे पुट कर सकता है, तो 65 माइनस s इज इक्वल टू 25। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे चला जाएगा, minus 2s is equal to minus 40, so s is equal to 20। if s is equal to 20, s is equal to 20, तो 65 minus 20 कितना होगा 45। ये भी आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट, ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा sec थीटा। ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आप वैल्यूज ले सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इक्वेशंस इसमें पुट कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि थीटा को, ऐसे केस में थीटा को 45 डिग्री ले लो। अगर कभी भी साइन थीटा दिखे, सेक थीटा दिखे, कोसेक थीटा दिखे, टेन थीटा भी दिखे और वैल्यूज अलग अलग हो, वैल्यूज अलग अलग हो, ये भी याद रखिएगा, वैल्यूज अलग अलग हो, तो थीटा का जो वैल्यू है वो आप 45 डिग्री ले लो। ठीक है, ये आपका मैंने एक ट्रिक बता दिया एमसीक्यू में। tan थीटा tan 45 कितना होता है 1, cosec थीटा cos 45 कितना होता है √2 स्क्वायर, माइनस साइन थीटा 45 1/√2, sec थीटा √2 स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा √2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 1 आएगा आंसर। ठीक है, आप ऐसे करके डायरेक्ट कर सकते हो, थीटा का वैल्यू 45 लिखे, थीटा का वैल्यू आप 45 ले सकते हो। यहाँ पे मैं 90 या 0 क्यों नहीं लेता हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है कि साइन जब 90 होता है, साइन इज इक्वल टू 90, और तब कॉस क्या होता है 0 का वैल्यू, मतलब 90 में क्या आता है 1 और कॉस 90 क्या होता है 0, तो tan थीटा क्या होगा 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसलिए मैं 0 या 90 को स्किप कर रहा था। सिमिलरली अगर आप साइन थीटा का वैल्यू 0 ले लो, कॉस का वैल्यू तब 1 आएगा, तो 0/1 तब फिर से आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप 0 लेके कर सकते थे, लेकिन tan थीटा या cot थीटा कभी भी दिखे आपको तो बेटर होगा आप वहाँ पे 45 डिग्री का एंगल ले लो। थीटा का वैल्यू 45 मान लो, 45 के जो भी वैल्यूज आते हैं, जो भी इसमें रेशियोज के, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के, पुट करो और आंसर निकालो। ठीक, ऐसा आप कर सकते हो। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो कि tan स्क्वायर, फिर इसको आप ब्रेक कर दो, sin स्क्वायर cos स्क्वायर इंटू 1/sin स्क्वायर माइनस ये क्या होगा sin स्क्वायर इंटू 1/cos स्क्वायर। sin स्क्वायर कैंसिल, 1/cos स्क्वायर मतलब क्या होता है cosec स्क्वायर, ये क्या 1/cos स्क्वायर, cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, sec स्क्वायर यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर
इज इक्वल टू आंसर 1। ये तो आइडेंटिटी है ना आपका, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर, या फिर सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो आइडेंटिटी है, तो इसमें भी 1 आएगा और आप वैल्यू पुट करके करोगे 45 डिग्री लेके, इसमें भी आपका 1 आना है। तो बेटर होगा आप इसे फॉलो करो, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, टाइम बचाओ अपना, या फिर ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। आई होप ये वीडियो को आप पसंद करेंगे। अगले वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जानेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और कोई वीडियोस चाहिए उसे बताइए, कैसा वीडियो चाहिए आपको, कोई और सब्जेक्ट में चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, कृपया बताइए, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा उसमें। धन्यवाद।